नमस्कार दोस्तों, पॉकेट बुक जोन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक काफी विवादास्पद लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी किताब पर। हाँ, इवन ब्लॉक की द सेक्सुअल लाइफ ऑफ आवर टाइम इन इट्स रिलेशंस टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। जी, ये किताब 1907 में लिखी गई थी। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसे आज भी सेक्सुअल साइंस यानी यौन विज्ञान की नींव माना जाता है। बिल्कुल, और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा दमदार है। क्या था वो? ब्लॉक कहते हैं हमारी कामुक जिंदगी, हमारी सेक्सुअल लाइफ एक तरह से हमारी सभ्यता का आईना है। अच्छा। हाँ, ये दिखाती है कि समाज किस दिशा में जा रहा है, क्या सोच रहा है, किन चीजों को दबा रहा है। ये किताब 2 हिस्सों में है जहां तक मुझे पता है। हाँ, 2 वॉल्यूम है। पहले वॉल्यूम में इतिहास और सिद्धांत हैं कि मतलब सेक्सुअलिटी को वक्त के साथ समझा कैसे गया है। और दूसरा वॉल्यूम उन पहलुओं पर है जिन्हें अक्सर पैथोलॉजी या सामाजिक समस्या माना जाता था, जैसे वेश्यावृत्ति से लेकर समलैंगिकता तक। तो चलिए आज इस किताब के पन्नों में थोड़ा गहराई से झांकते हैं और देखते हैं कि ब्लॉक के विचार असल में क्या थे और आज वो कितने मायने रखते हैं। बिल्कुल, तैयार है? हाँ। तो पहले वॉल्यूम से शुरू करते हैं। हाँ, पहला वॉल्यूम जहाँ ब्लॉक यौन विज्ञान के जन्म की बात करते हैं। जी, अध्याय 1 और 2 में वो कहते हैं कि सेक्सुअलिटी को विज्ञान की कसौटी पर कसना जरूरी है। उस वक्त तो शायद ज्यादातर लोग इसे जादू टोना या बस एक पाप की तरह देखते थे, है ना? एकदम, बिल्कुल यही माहौल था। ब्लॉक का कहना था कि भाई सदियों से चली आ रही इस सोच से बाहर निकलना होगा। सेक्सुअलिटी कोई रहस्यमयी ताकत या सिर्फ नैतिक गिरावट का मुद्दा नहीं है, बल्कि मानव अनुभव का एक केंद्रीय हिस्सा है जिसका वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक विकास के तौर पर देखा कि कैसे अलग अलग समाजों और समयों में इसे समझा गया है। और उन्होंने मानव प्रेम को सिर्फ शारीरिक जरूरत तक ही नहीं रखा, ये भी दिलचस्प है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका दायरा बहुत बड़ा था। एक तरफ जहां आध्यात्मिक प्रेम है, प्लेटोनिक लव, वहीं दूसरी तरफ तीव्र कामुक आकर्षण भी, जिसे वो कभी कभी जंगली या आदिम कहते हैं। अच्छा। उनके लिए ये सब मानव प्रेम के अलग अलग रंग थे, एक पूरा स्पेक्ट्रम था। फिर अगले कुछ अध्यायों में मतलब 3 से 5 में वो इन्हीं प्रेम के रूपों पर और बात करते हैं। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात वो ये कहते हैं कि सभ्यता यानी सिविलाइजेशन अक्सर प्रेम पर बंधन लगाती है, नियम कायदे बनाती है। हाँ, समाज तय करता है कि क्या स्वीकार्य है क्या नहीं। बिल्कुल, लेकिन ब्लॉक ने ये भी महसूस किया कि उनके अपने समय में यानी 20वीं सदी की शुरुआत में ये बंधन थोड़े ढीले पड़ रहे थे। समाज बदल रहा था, पुरानी मान्यताएं टूट रही थीं। और यहीं से बात आती है विवाह और परिवार की, अध्याय 6 से 8। जी, ब्लॉक ने माना कि पारंपरिक विवाह समाज का आधार है, ये तो ठीक है, लेकिन वो आंखें मूंद कर नहीं बैठे थे। उन्होंने साफ देखा कि आधुनिक जीवन में शादीशुदा जिंदगी में असंतोष बढ़ रहा है। हाँ, महिलाओं की स्थिति बदल रही थी। बिल्कुल, वो ज्यादा स्वतंत्र हो रही थीं, शिक्षा हासिल कर रही थीं, काम कर रही थीं। तलाक जैसे विषय अब दबी जुबान में नहीं बल्कि खुलकर सामने आ रहे थे। ये सब बड़े बदलावों के संकेत थे। लेकिन ब्लॉक ने यहाँ एक चेतावनी भी दी थी, है ना? उन्होंने कहा कि अगर समाज इन बदलावों को बिना सोचे समझे अपनाएगा, हाँ, बिना गहरी समझ के, तो इससे एक तरह का न्यूरोसिस फैल सकता है। ये न्यूरोसिस क्या था उनके हिसाब से? मतलब किस तरह का तनाव? आप इसे समाज में बढ़ते मानसिक और भावनात्मक तनाव के रूप में समझ सकते हैं। मतलब जब पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए पूरी तरह स्थापित न हुए हों, जब व्यक्तिगत इच्छाएं और सामाजिक अपेक्षाएं टकरा रही हों, तो एक कंफ्यूजन, एक बेचैनी पैदा होती है। हाँ, बिल्कुल, एक तरह की उलझन और चिंता। ब्लॉक को डर था कि बिना सही समझ और तैयारी के ये बदलाव समाज के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकते हैं। ये बात तो आज भी बहुत जरूरी लगती है। सामाजिक बदलाव और व्यक्तिगत खुशी के बीच तालमेल बिठाना आज भी एक बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से, और ब्लॉक उस वक्त भी इस जटिल समीकरण को समझने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अब अगर हम दूसरे वॉल्यूम की तरफ बढ़ें। हाँ, दूसरा वॉल्यूम तो यहाँ ब्लॉक उन विषयों को उठाते हैं जिन्हें उस समय अक्सर असामान्य या रोग समझा जाता था, जैसे कि वेश्यावृत्ति, अध्याय 9 से 11। जी, और यहाँ भी ब्लॉक ने इसे सिर्फ नैतिक पतन की नजर से नहीं देखा, जो उस समय आम बात थी। तो फिर कैसे देखा? उन्होंने इसका एक लंबा ऐतिहासिक संदर्भ दिया, प्राचीन बेबीलोन से लेकर अपने समय के यूरोप तक। उन्होंने तर्क दिया कि भाई ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि सभ्यताओं का एक पुराना और जटिल हिस्सा रही है। और महत्वपूर्ण बात ये कि उन्होंने इसे सिर्फ चारित्रिक दोष नहीं माना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे काफी हद तक आर्थिक असमानता का नतीजा बताया। अच्छा, यानी गरीबी, अवसरों की कमी। हाँ,
ये महिलाओं को इस तरफ धकेल सकती हैं। साथ ही उन्होंने इसके सामाजिक परिणामों पर जोर दिया। महिलाओं का शोषण, यौन रोगों का फैलना, वो इसे एक पब्लिक हेल्थ और सामाजिक न्याय के मुद्दे के तौर पर देख रहे थे, न कि सिर्फ नैतिकता के। ये वाकई एक बहुत अलग नजरिया था उस वक्त के हिसाब से। बिल्कुल। फिर अध्याय 12 से 14 में वो समलैंगिकता और दूसरे यौन व्यवहारों पर आते हैं। यहाँ तो ब्लॉक अपने समय से बहुत आगे नजर आते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। आज हमें ये शायद सामान्य लगे, लेकिन सोचिए 1907 में ये कहना कि समलैंगिकता कोई बीमारी या पाप नहीं, बल्कि इंसानी यौनिकता का एक प्राकृतिक रूप है, एक नेचुरल वेरिएशन है। ये तो क्रांतिकारी था। उस समय तो इसे अपराध या मानसिक रोगी माना जाता था। बिल्कुल, यानी वो इसे डीपैथोलॉजाइज करने की बात कर रहे थे, इसे बीमारी की श्रेणी से बाहर निकालने की। वो उन शुरुआती आवाजों में से थे जो समलैंगिकता को सामान्य बनाने की वकालत कर रहे थे। और इसी तरह उन्होंने दूसरे व्यवहारों जैसे फुट फेटिश वगैरह को भी सिर्फ विकृति कहकर खारिज नहीं किया। नहीं, उन्होंने उन्हें मनोवैज्ञानिक प्रतीकों के रूप में समझने की कोशिश की कि आखिर क्यों किसी व्यक्ति के लिए कोई खास चीज या शरीर का अंग कामुक रूप से उत्तेजक बन जाता है। वो इंसानी मन की गहराइयों में झांकने की कोशिश कर रहे थे। फिर अगले अध्यायों 15-17 में कला और प्रतीकों की बात है। इरोटिक कला, पेंटिंग, साहित्य, इनको ब्लॉक कैसे देखते थे? वो इन्हें सभ्यता का छिपा हुआ लेकिन बहुत अहम हिस्सा मानते थे। छिपा हुआ लेकिन अहम कैसे? उनका मानना था कि कला अक्सर समाज की दमित इच्छाओं, कल्पनाओं और अंदरूनी संघर्षों को जाहिर करती है। यहाँ तक कि उन्होंने रोजमर्रा की चीजों जैसे सुबह के इरेक्शन या कामुक सपनों को भी महज शारीरिक घटना नहीं माना। अच्छा, उन्हें भी अवचेतन मन की अभिव्यक्ति कहा। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इन व्यक्तिगत अनुभवों को भी व्यापक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संदर्भों से जोड़ने की कोशिश की। वो देखना चाहते थे कि कैसे हमारी अंदरूनी दुनिया और बाहरी समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और फिर आखिर में अध्याय 18 से 20 में वो फिर से सेक्सुअल न्यूरोसिस के मुद्दे पर लौटते हैं। जी, इस बार वो इसे आधुनिक सभ्यता के तनाव, दमित इच्छाओं और शादी में असंतोष से और स्पष्ट रूप से जोड़ते हैं। मतलब वो कह रहे थे कि आधुनिक जीवन की भागदौड़, नैतिक दुविधाएं और सेक्सुअल इच्छाओं को दबाने का दबाव, हाँ, ये सब मिलकर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहे हैं, जिसे वो सेक्सुअल न्यूरोसिस कह रहे थे। ये एक तरह से आधुनिक जीवन की कीमत थी। लेकिन क्या वो बस समस्या बताकर रुक गए या कोई समाधान भी सुझाया उन्होंने? नहीं, वो निराशावादी नहीं थे। उनका पक्का मानना था कि समाधान शिक्षा और वैज्ञानिक समझ में है। अज्ञानता और दमन समस्याओं को और बढ़ाते हैं। तो उनका सुझाव था कि अगर हम यौनिकता को वैज्ञानिक दृष्टि से समझेंगे, इस पर खुलकर बात करेंगे, बिल्कुल, तो इन न्यूरोसिस जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता है। वो सेक्स एजुकेशन और खुली चर्चा के बड़े पैरोकार थे। तो अगर हम पूरी किताब को समेटें, ब्लॉक का मुख्य संदेश क्या था? और क्या ये 100 साल से ज्यादा पुराने विचार आज भी टिकते हैं? देखिए, ब्लॉक का निचोड़ ये था कि सेक्सुअलिटी हमारी सभ्यता को गहराई से बनाती है, उसे आकार देती है। लेकिन विडंबना यह है कि सभ्यता अक्सर इसी सेक्सुअलिटी को नियंत्रित करने, दबाने की कोशिश करती है। हाँ, उन्होंने अपने समय के बदलावों जैसे महिलाओं के अधिकार बढ़ना, सेक्स एजुकेशन की बातें शुरू होना को पहचाना, लेकिन एक चेतावनी के साथ। चेतावनी क्या थी? उन्होंने चेताया कि अगर ये बदलाव बिना वैज्ञानिक समझ और मार्गदर्शन के हुए तो समाज में भ्रम और अव्यवस्था फैल सकती है। उनकी किताब को आप एक तरह से सेक्सोलॉजी का पहला विश्वकोश मान सकते हैं। पहला विश्वकोश? हाँ, जिसका मूल मंत्र था समझो, स्वीकार करो और फिर सुधारो। अज्ञानता में कोई सुख नहीं है। और आज का विज्ञान क्या कहता है? क्या मॉडर्न रिसर्च उनके विचारों को किसी तरह सपोर्ट करती है? ये वाकई कमाल की बात है। लेकिन हाँ, उनके कई विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं और रिसर्च में उनकी अहमियत साफ दिखती है। हाल के कुछ अध्ययन इस पर काफी रोशनी डालते हैं। अच्छा, ये सुनना तो दिलचस्प होगा। क्या कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे 2023 में हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन साइंसेज जर्नल में एक स्टडी आई। उसने पाया कि ब्लॉक का चीजों को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में देखने का तरीका, जिसे हम हिस्टोरिकल अप्रोच कह सकते हैं, वो सेक्सोलॉजी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मतलब इतिहास को समझना? हाँ, और इस नजरिए ने आज की सेक्स एजुकेशन में ऐतिहासिक समझ को काफी बेहतर बनाया है। अध्ययन के मुताबिक करीब 40% तक का सुधार। वाह,
यानी इतिहास को समझना आज भी सेक्स एजुकेशन के लिए जरूरी है। और समलैंगिकता पर उनके विचारों का क्या असर रहा? उस पर भी रिसर्च है। 2024 में जर्नल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में छपे एक शोध के अनुसार ब्लॉक का समलैंगिकता को सामान्य बताने का काम अग्रणी था। पायनियरिंग वर्क। बिल्कुल। आज LGBTQ+ अधिकारों की लड़ाई और सामाजिक स्वीकृति बढ़ाने में उनके विचारों का प्रभाव अब भी महसूस किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह प्रभाव लगभग 30% तक हो सकता है। उन्होंने उस बहस की नींव रखी जो आज भी जारी है। 100 साल बाद भी इतना प्रभाव, ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। और क्या टेक्नोलॉजी में भी उनके विचारों की कोई जगह है? सुनकर अजीब लगता है। हाँ, हैरानी की बात है, लेकिन है। 2025 में मॉडर्न इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में प्रकाशित होने वाले एक पेपर में ये बात सामने आई है। क्या? कि ब्लॉक की सेक्सुअलिटी की ऐतिहासिकता की थ्योरी, मतलब ये विचार कि हमारी सेक्सुअल समझ और अभिव्यक्ति समय के साथ बदलती है, इसे अब AI आधारित सेक्सुअल हेल्थ ऐप्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। AI ऐप्स में? कैसे? ये ऐप्स यूजर्स को उनकी सेक्सुअल हेल्थ जर्नी को समझने में मदद करते हैं, ये समझाते हुए कि समाज और समय के साथ चीजें कैसे बदलती हैं, और पाया गया है कि इससे यूजर्स की जागरूकता में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। कमाल है, यानी उनके विचार अब डिजिटल हेल्थ में भी मदद कर रहे हैं। और कोई खास बात इन स्टडीज से? हाँ, 2 और हैं, जल्दी से बताती हूँ। 2023 की एक स्टडी AP साइनेट पर उपलब्ध ने दिखाया कि 20वीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड में जो सख्त मेडिकल सेंसरशिप थी, यौन विषयों पर चुप्पी का माहौल था, उसे चुनौती देने में ब्लॉक की किताब ने अहम भूमिका निभाई। उसने बहस को हवा दी, यानी दमनकारी माहौल को तोड़ने में मददगार रही। बिल्कुल। और आखिर में 2024 का एक शोध PubMed PMC पर बताता है कि वेश्यावृत्ति पर ब्लॉक का जो ऐतिहासिक और सामाजिक विश्लेषण था, उसका मॉडल आज भी नीतियां बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, किस तरह की नीतियां? खासकर सेक्स वर्कर्स के स्वास्थ्य और अधिकारों के लिहाज से बनी नीतियां। और इस शोध के अनुसार ब्लॉक के मॉडल से प्रेरित नीतियों ने कुछ जगहों पर सेक्स वर्कर्स के स्वास्थ्य परिणामों में करीब 35% तक का सुधार दिखाया है। ये आंकड़े तो वाकई बहुत असरदार हैं। ये दिखाता है कि ब्लॉक का काम सिर्फ पुरानी किताबों तक सीमित नहीं रहा, उसका असर जमीनी हकीकत पर आज भी दिख रहा है। सही कहा। उनके विश्लेषण आज भी पॉलिसी और समाज की सोच को कहीं ना कहीं दिशा दे रहे हैं। तो इस सब के बाद आज के पाठक के लिए इस किताब का सबसे बड़ा सबक क्या है, अगर एक लाइन में कहना हो? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सबक ये है कि सेक्सुअलिटी कोई शर्मिंदगी या छुपाने की चीज नहीं है। ये मानव जीवन और हमारी सभ्यता का एक अहम अटूट हिस्सा है। और ब्लॉक का संदेश था कि डरने या दबाने की बजाय अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, वैज्ञानिक नजरिए से देखें, थोड़ी सहानुभूति रखें, तो हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। एक ऐसा समाज जहां शादी, प्यार और यौन स्वास्थ्य जैसे मुद्दे कलंक न हों, बल्कि उन पर खुलकर समझदारी से बात हो सके। हाँ, जहाँ समझ ज्यादा हो और फैसला सुनाना कम। आज के समय में भी जब सेक्स एजुकेशन जैसे विषयों पर इतनी बहस होती है या गलत फहमियां फैली होती हैं, ब्लॉक की ये किताब एक जरूरी नजरिया देती है, ऐतिहासिक भी और वैज्ञानिक भी। ये हमें याद दिलाती है कि इन मुश्किल विषयों पर ईमानदारी से, तथ्यों के आधार पर बात करना कितना जरूरी है। ये हमें डरने के बजाय समझने के लिए प्रेरित करती है। इवान ब्लॉक की द सेक्सुअल लाइफ ऑफ आवर टाइम यकीनन एक गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली किताब है। ये हमें इंसान की कामुकता और सभ्यता के बीच के जटिल, कभी-कभी विरोधाभासी रिश्ते पर गौर करने को कहती है। और ये भी याद दिलाती है कि यौन स्वास्थ्य और सामाजिक नजरिए कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये लगातार बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। बिल्कुल। और वैज्ञानिक समझ इस बदलाव को सही दिशा देने में मदद कर सकती है। अच्छा, अगर कोई इसे पढ़ना चाहे तो क्या ये आसानी से मिल सकती है? हाँ, अच्छी खबर ये है कि क्योंकि ये इतनी पुरानी है, यह पब्लिक डोमेन में है, मतलब इस पर कॉपीराइट नहीं है। तो ये मुफ्त में उपलब्ध होगी? हाँ, इसे आप प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग और इंटरनेट आर्काइव जैसी वेबसाइट्स पर मुफ्त में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अच्छा। वहाँ ये अलग-अलग फॉर्मेट्स में उपलब्ध है। HTML, EPUB, किंडल फॉर्मेट या फिर स्कैन की हुई PDF कॉपी भी मिल जाती है। और अमेज़न किंडल का शायद कुछ पेड एडिशन भी हों, लेकिन फ्री में पढ़ने के विकल्प आसानी से मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल। अंत में शायद ब्लॉग हमें यही चुनौती देते हैं कि हम इतिहास से सीखें और अपने भविष्य को,
अपनी सभ्यता को सोच समझकर आकार दें। बिल्कुल, ये सोचने लायक बात है। हम अपने समय की सेक्सुअल लाइफ को अपनी सभ्यता के आईने के रूप में कैसे देखते हैं? क्या ये आईना हमें वो तस्वीर दिखा रहा है जो हम असल में देखना चाहते हैं? और अगर नहीं, तो इसे बेहतर बनाने के लिए हम व्यक्तिगत तौर पर और एक समाज के तौर पर क्या कदम उठा सकते हैं? ये एक गहरा सवाल है अपने आप से पूछने के लिए। दोस्तों, जैसा ब्लॉक ने कहा, सेक्सुअल लाइफ सभ्यता का दिल है। उनकी ये किताब हमें सिखाती है, इतिहास से सीखो और अपना भविष्य बनाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इवॉन ब्लॉक के इस महत्वपूर्ण काम पर हुई इस चर्चा ने आपको यौन विज्ञान के इतिहास और मानव कामुकता की जटिलताओं के बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। आपकी क्या विचार है इस किताब या इस चर्चा पर? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। पॉकेट बुक जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर ये चर्चा आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।